देखो, एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर कौन है? ये महर्षि कणाद। कौन है ये? महर्षि कणाद। सबसे पहले परमाणु के बारे में 500 बीसी, बीसी में बिफोर सेंचुरी, एंशिएंट मतलब प्राचीन, पुराने समय में 500 साल पहले एक महर्षि कणाद थे जिन्होंने किसके बारे में बताया था? परमाणु। किसके बारे में बताया था? परमाणु। उन्होंने बताया था पूरी यूनिवर्स में जो सबसे छोटी चीज है वो कौन है? परमाणु। पर फिर वही बात, इंडिया में सोर्सेस, पैसे, सबकी कमी होने की वजह से ये सारा जितनी भी रिसर्च करेगी हमारे लोगों ने वो सारी कहाँ चली गई? फॉरेन कंट्रीज के हाथ में। तो नाम आ गया उनका कि उन्होंने क्या इसके बारे में बताया था? एटम के बारे में बताया। उन्होंने नाम चेंज कर दिया, बस बाकी सारी बातें महर्षि कणाद की, है ना। महर्षि कणाद ने सबसे पहले क्या नाम दिया था? परमाणु। परमाणु एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता था, है ना, ये उन्होंने कहा था। बाद में कुछ ग्रीक फिलोसफर आए ना, डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस, इन्होंने सेम ये चीजें बोली और नाम उसके लिए क्या दे दिया? एटम। तो एटम की डिस्कवरी में अपन महर्षि कणाद को भूल गए और इनके नाम याद रख लेते हैं। फिर आए उसके बाद में लेवोसियर। लेवोसियर ने क्या करा? केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ किए। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि जब भी दो केमिकल को मिलाते हैं तो कुछ ना कुछ लॉ होने चाहिए ना। हर रिएक्शन का कुछ ना कुछ एक लॉ होता है कि इसको ओबे करके उसको यही बनाना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना लें, ऐसे तो नेचर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा पूरा। तो सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट आए थे? जेम्स आर लेवोसियर। कौन आए थे? लेवोसियर। लेवोसियर ने सबसे पहले लॉ दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस। कौन सा लॉ दिया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस। कॉम्बिनेशन के टोटल 5 लॉज है। हमारे सिलेबस में 2 है, एक कंजर्वेशन ऑफ मास और एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो पहला अपन पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जितना भी रिएक्टेंट पहले लिया जाता है बाद में प्रोडक्ट भी उतना ही बनता है ना। जैसे सपोज अपन ने 2 रिएक्टेंट लिए, एक ए लिया और एक बी लिया, ये दोनों मिलकर रिएक्शन के बाद कितना बनाने वाले हैं? ए। एग्जांपल के लिए हमने इसको कितना ग्राम लिया था? 5 ग्राम। ये भी कितना लिया था? 5 ग्राम। तो दोनों मिलकर बनना कितना चाहिए? 10 ग्राम। ये कौन सा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यदि 5 + 5 लिया 10 बनाए, मतलब कुछ भी लॉस अपना नहीं, कंजर्व हो गई ना चीज, सुरक्षित हो गई, है ना। तो लेवोसियर ने यही बोला। इसके लिए केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करा। ये तो एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया। अब इस प्रैक्टिकल में क्या करा उन्होंने? इस तरीके का एक कॉनिकल फ्लास्क लिया। इस फ्लास्क को क्या बोलते हैं? कॉनिकल फ्लास्क। क्या बोलते हैं इसको? इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ये छोटी सी ट्यूब दिख रही है, इसको बोलते हैं इग्निशन ट्यूब। क्या बोलते हैं? इग्निशन ट्यूब। तो इन्होंने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया और एक इग्निशन ट्यूब। अब इन्होंने इसमें 1.25 ग्राम कॉपर सल्फेट लिया। इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर, ये जो ट्यूब है इसके अंदर क्या रहेगा? 1.25 ग्राम कॉपर सल्फेट। और जो बाहर कॉनिकल फ्लास्क है इसके अंदर क्या रहेगा? 1.40 ग्राम सोडियम। ऊपर कॉर्क लगा दिया, ढक्कन लगा दिया ताकि कुछ भी वेपर बन के यहाँ से जाए नहीं, लॉस नहीं हो। अब रिएक्शन करी तो रिएक्शन करने के बाद इसको पहले भी मेजर कर लिया था अलग अलग दोनों को, और लास्ट में मेजर करा तो कंक्लूजन क्या निकला कि जितना मास इसका पहले था उतना ही मास इसका बाद में भी। यदि सेम मास आ रहा है मतलब क्या हुआ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर सही है। सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? ये मैंने तुमको कई बार बताया कि अपन वाटर अलग अलग सोर्सेस से ले, नदी से ले, नाले से ले, झरने से ले, किसी भी जगह से ले, पर वाटर का फॉर्मूला हमेशा क्या आने वाला है? वाटर का फॉर्मूला हमेशा क्या आने वाला है? है ना, H2O। अब इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2, और ऑक्सीजन कितना है? 1। यदि अपन हाइड्रोजन का नंबर ले तो हाइड्रोजन का नंबर कितना आएगा? देखो H + O + H, ऐसा लिख सकते हो अपन H2O को, है ना। हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 1, इसका भी 1, और इसका नंबर कितना है? 8, इसका वेट 1, इसका वेट भी 1, और इसका वेट कितना है? 16। तो अपन ने किया 1 + 1 + 16, कितना आ गया? ये तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला। अभी हम निकाले रेशियो, इन दोनों का यदि वेट निकाले तो कितना आ जाएगा? 1 + 1 2, और इसका रेशियो कितना आ जाएगा? 16। यदि 2/16 ऐसा लिख के इसको कट करें तो कितना आएगा? 2:1, 2 8 जा 16, 1:8 रेशियो आएगा। अब वाटर को कहीं से भी लिया जाए तो उसका रेशियो कितना आने वाला है? 1:8। कितना रेशियो आने वाला है इसका? तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या है ये? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये लॉ क्या बोलता है? किसने दिया था? प्रॉस्ट ने। पहला लॉ किसने दिया था? लेवोसियर। ये किसने दिया था? प्रॉस्ट ने। प्रॉस्ट ने क्या बोला? केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। हमेशा उसका प्रोपोर्शन कैसा रहेगा? डेफिनिट। हमेशा उसका प्रोपोर्शन कैसा रहेगा? डेफिनिट। डेफिनिट मतलब निश्चित। ऐसा नहीं कि घर का पानी लाते तो उसका फॉर्मूला अलग था,
स्कूल से पानी लिया तो उसका फॉर्मूला है ना। अब आते हैं हम जॉन डाल्टन की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो इनके बारे में लिखा हुआ है, इससे अपने को मतलब नहीं है, अपने को आना है डाल्टन की थ्योरी पर। अब डाल्टन ने सबसे पहले बताया कि जो भी एलिमेंट है, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, सबके सब किससे मिलकर बने हुए हैं? एटम्स। किससे मिलकर बने हुए हैं? एटम्स। ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल। जितने भी मैटर है वो सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, और इन्हीं को क्या बोला जाता है? एटम। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखो ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। जैसे यहाँ पर अपन ने एग्जांपल लिया HCl एसिड है, यहाँ पर लिया अपन ने NaOH, इन दोनों की रिएक्शन करेंगे, है ना। क्या होगा? ये Na किसके साथ बन जाएगा? Cl के साथ। Na किससे बनेगा? Cl। और ये HHO क्या बन जाएगा? H2। अब देखो ये एटम था, ये Cl कौन था? एटम। ये Na भी कौन था? एटम। दोनों एटम मिले ना, पूरा मॉलिक्यूल मिला क्या? HCl ऑर्गेनाइजेशन में मिलके ऐसा कुछ बना क्या? HCl NaO ऐसा कुछ बना क्या? नहीं, मतलब ये तो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कौन करता है? अब एटम जितने भी होते हैं ये इंडिविजिबल होते हैं। इंडिविजिबल मतलब इन्हें छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ नहीं सकते, व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ना तो इसे बनाया जा सकता है ना इसे। ये डाल्टन ने कहा था, पर मॉडर्नाइजेशन तो कहता है एटम को भी हम छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल। जितने भी एटम होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? एक जैसे। कैसे होनी चाहिए? सारे के सारे एक जैसे। जैसे अपन ने हाइड्रोजन लिया H2, तो दोनों हाइड्रोजन कैसे होने चाहिए? सेम। ऐसा नहीं एक हाइड्रोजन अलग ले लिया दूसरा अलग ले लिया तो कुछ और ही बन जाएगा, है ना। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। एटम कंबाइनिंग रेशियो ऑफ होल नंबर। इसका रेशियो हमेशा कैसा होना चाहिए? होल नंबर, मतलब पॉइंट में डेसिमल में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, होल होना चाहिए। 2 3 4 5। तुमने देखा मैंने किसी का नंबर एटॉमिक नंबर 6.5 लिखा, 2.5 लिखा, ऐसा कुछ लिखा क्या? नहीं। 6 7 8 9 10 ऐसे लिखा है। रिलेटिव नंबरिंग काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। ये हमेशा कैसे रहते हैं? कांस्टेंट। अब आते हैं हाउ बिग आर एटम। एटम कितना बड़ा है? तो एटम कितना बड़ा होगा? वैसे तो देखो बेटा एटम बहुत छोटा है ना, पर फिर भी यदि उसे मेजर करना हो तो हम उसे मीटर और सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। एटम कितना बड़ा होता है? हमारी फिंगर का नेल्स है ना, बस इतना सा बड़ा एटम। एटम कितना सा बड़ा है? बस इतना सा बड़ा एटम। तो ये इतना सा बड़े को किस में मापा जा सकता है? 10 टू द पावर -10 मीटर। यदि मीटर में मापेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 टू द पावर -10 मीटर। ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में देखो, है ना, एटम का, है ना। कि एटम कितना बड़ा होता है? तो कितना बड़ा होता है? 10 टू द पावर -10 मीटर। और यदि सेंटीमीटर में निकालना हो तो 10 टू द पावर -8। और वैसे एटम को किस में मापा जाता है? नैनोमीटर। किस में मापा जाता है? नैनो मींस नैनो टेक्नोलॉजी साइंस की ब्रांच है जिसमें सबसे छोटी से छोटी चीज की स्टडी की जा सकती है, जिसे देखना भी पॉसिबल नहीं है, उसे हम किस में पढ़ सकते हैं? नैनो, है ना। तो इसको किस में मेजर करेंगे अपन? नैनोमीटर। किस में करेंगे? तो 1 मीटर किसके बराबर हो जाता है? 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर इसके बराबर हो जाता है। ये देखो सिलिकॉन की पूरी सरफेस बनी हुई है, ये एटम से सारे, क्या ये? एटम से पूरी सिलिकॉन सरफेस की। अब देखो डाल्टन ने क्या करा था? जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब के क्या बना दिए थे? सिंबल। पहले तो ज्यादा एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई नहीं थी डाल्टन के समय में, तो उन्होंने बोला कि जब भी जैसे ट्रैफिक रूल्स के बना देते ना साइन कि लिखेगा कौन बार बार, तो इसी तरह से उन्होंने सोचा हाइड्रोजन को बार बार लिखने की बजाय हम ऐसा सिंबल का यूज कर लेंगे। फॉस्फोरस के लिए ऐसा, कॉपर के लिए ऐसा। पर ये तो तब की बात थी जब 10-20 थे, बाद में तो 100 से भी ज्यादा एलिमेंट्स आ गए, तो ये सब पॉसिबल हो पाए क्या? फिर आया मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन के अंदर क्या कर दिया गया? इस तरह का चार्ट दिया गया और वहां पर सबका सिंबल बना दिए गए, फॉर्मूले बना दिए गए। अब याद ही रखना है कि हाइड्रोजन के अंदर गोला लगा के डॉट लगाओ, फॉस्फोरस में ट्रायंगल बनाओ, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। एलिमेंट्स बहुत सारे हुए तो उनके फॉर्मूले रखना पड़े। तो फॉर्मूले कैसे रखेगा? उनके नाम के जो शुरू के 2 अक्षर थे उनका यूज करते हुए मैक्सिमम के फॉर्मूले। जैसे एल्यूमिनियम क्या हो गया? Al, ऑर्गन Ar, बेरियम Ba। कुछ एक्सेप्शन भी थे जिसमें 2 लेटर मिले के सिर्फ एक ही लिया, जैसे बोरॉन B, ब्रोमीन में Br, कैल्शियम में स्टार्टिंग का Ca, कार्बन का सिर्फ C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का C, है ना। अब देखो क्या हुआ कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे आए जैसे सोडियम। सोडियम का नाम तो शुरू हो रहा था SO से, पर फॉर्मूला दे दिया हमने Na। क्यों?
क्योंकि सोडियम का नाम क्या था, नेट्रियम। सोडियम का नाम क्या था, नेट्रियम, इसलिए हमने इसका नाम क्या लिखा, नेट्रियम। सोडियम का नाम क्या था, नेट्रियम। इसी तरह पोटेशियम का नाम था कैलियम, तो इसकी कैलियम से हमने क्या ले लिया, के। इसलिए हमने पोटेशियम को पी नहीं लिखा, पी तो फास्फोरस का हो गया था, पी तो फास्फोरस का था, तो पोटेशियम का क्या हो गया, के। गोल्ड, सोने का नाम क्या हो गया, Au, फॉर्मूला क्या हो गया, Au, है ना। सिल्वर का Ag। इस तरीके से इन सबके क्या कर दिए गए, नाम दिए गए। अब हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम पूरे नेचर में किस तरह से है कि नहीं है तो सही है, तो कंट्रोल ही, तभी तो इतना सारा पढ़ा हमने। अब है तो कैसा है, तो एटम अकेला कभी भी एग्जिस्ट नहीं होता है। एटम कैसा है कि स्कूल में एक नए बच्चे ने एडमिशन ले लिया, वैसा एटम है। अब वो नया नया है तो अकेला घूमेगा फिरेगा क्या, वो एक फ्रेंड बनाएगा, उसको ले लेके घूमेगा, है ना, प्रोटेक्शन के लिए। तो एटम भी ऐसे ही करता है, कभी भी अकेला घूमता नहीं है। वो हमेशा क्या रहेगा, या तो मॉलिक्यूल बनाएगा, मतलब किसी एक को साथ लेके जाएगा, या फिर आयंस बना के चलेगा। अब दोस्त कैसे बनाएगा, कुछ देगा तभी तो दोस्त बनेगा। तो आयंस मतलब लेंगे, आयंस मतलब लेंगे। आज किसी को अपन कोई गिफ्ट दे देंगे तो कल अपना फ्रेंड बन जाएगा, तो वैसे इस एटम ने भी क्या करा, फ्रेंड बना। अब एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, किसी भी एटम का मास यदि हमको निकालना हो, हम कैसे निकालेंगे। किसी भी चीज का मास उसके कहाँ होता है, सेंटर में। सेंटर में कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू P प्लस एम, एटॉमिक मास इज इक्वल टू P प्लस एम। यदि अपने को कोई एटम दिया, बोला इसका वेट करो, तो क्या करेंगे, वेट मशीन पे जाएंगे क्या, एटम तो दिखते ही नहीं है, हम बस उसका पता करेंगे कि इसका नंबर क्या है। हम क्या पता करेंगे, उसका नंबर क्या है। जैसे कार्बन था, कार्बन का नंबर कितना था, 6, तो हमने लॉजिक लगाया कि नंबर 6 है, तो इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, 6, प्रोटॉन में कितना होगा, 6, न्यूट्रॉन में कितना होगा, 6। अब P और N को जोड़ लेंगे तो 6 + 6 को जोड़ लेंगे तो इसका वेट आ जाएगा 12। ऐसे निकाला था ना हमने। तो एटॉमिक वेट को अपन इस तरीके से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एटॉमिक मास में एक आइडियल वैल्यू ली जाती है, वो किसकी होती है, कार्बन की। इसको भी कार्बन। तो अपन यदि एटॉमिक मास को अपने को वेट करना हो तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, AMU। पहले इसकी यूनिट क्या थी, AMU। जैसे किसी चीज को वेट करते ग्राम में, किसी को किलोग्राम में, तो एटॉम के मास को किस में वेट करते, AMU। किसमें करते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं इसे, एटॉमिक मास यूनिट। बाद में किसी को लगा रहे बहुत बड़ा नाम है, छोटा बोलते हैं, तो फिर क्या कर दिया गया, U मतलब यूनिफाइड मास। क्या होता है, U मतलब यूनिफाइड मास। और ये किसके बराबर था, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। किसके बराबर था, पर U सही है ना, यूनिफाइड मास। अब आगे देखो, शुरू के 20 एलिमेंट्स का एक पूरा टेबल बना हुआ है। क्या, सबके नाम हो गए, सबके सिंबल हो गए, नंबर हो गया, मास हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मास, ये सारी चीजें हैं। अब आते हैं अपने मॉलिक्यूल्स पे। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जब दो एटम आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, बोल रहे हो, जब दो एटम आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जैसे देखो यहाँ पर ये बना हुआ है ऑक्सीजन का, ये एक एटम था, है ना। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के एक एटम के साथ में दो हाइड्रोजन के एटम आ गए दोनों नीचे, क्या बन जाएगा, H2O का, क्या बन जाएगा, H2O का। ये कैफीन मॉलिक्यूल बना हुआ है ना, कैफीन का। अब आते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स के कैसे मॉलिक्यूल बनते हैं, दो O मिल गए क्या बन जाएगा, O2। दो N मिल गए क्या बन जाएगा, N2। दो H मिल गए क्या बन गया, H2। तीन O मिल गए क्या बन गया, ओजोन। अपने एनवायरनमेंट में क्लियर है ना, ओजोन जो सन से आने वाली यूवी लाइट्स को क्या कर रही है, हमारे आने से रोक रही है, उसको बोलते हैं ओजोन, है ना। देखो कितना डिफरेंस है, जब O2 था तो हमारे लिए बहुत जरूरी था ऑक्सीजन, जब ओजोन बन गया तो ये